सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। तो सेना के शौर्य और पराक्रम के 21 साल पूरे हो गए, यानी कि करगिल विजय दिवस के 21वीं वर्षगांठ है और पूरा देश आज इसको मना रहा है। सेना के उस पराक्रम को याद कर रहा है, उन शौरवीरों को याद कर रहा है जिनकी बलबूते करगिल में विजय हासिल हुई थी भारत को, भारतीय सेना को। किस तरीके से पाकिस्तान की सेना को लेह लद्दाख में, करगिल में अगर बात की जाए तो द्रास में किस तरीके से टाइगर हिल, तोलोलिम हिल जो है उससे खदेड़ कर पीछे कर दिया था और पाकिस्तान की सेना को परास्त कर वहां पर विजय हासिल की थी। हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका इनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ कर्नल डॉक्टर बीबी वत्स हैं, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। साथ साथ हमारे साथ कर्नल हरि दुबे जी हैं, आप भी रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। कर्नल बीबी वत्स साहब, आज बहुत बड़ा दिन है, सेना के पराक्रम शौर्य को याद करने का दिन है और जिस तरीके से करगिल का युद्ध हुआ था, उस करगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया था, वो शौर्य, वो पराक्रम लगातार आज तक हम देखते आ रहे हैं हमारी सेना का। लेकिन अगर उस करगिल युद्ध की अगर बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण था, एक फौजी होने के नाते आपको किस तरीके से लगता है कि वो युद्ध भारतीय सेना के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को किस तरीके से पूरा किया था भारत ने और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था? सबसे पहले मैं तो देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए, अपने देश की माटी की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको मैं शत शत नमन करता हूं और उनके परिवार जनों को ये विश्वास दिलाता हूं एक बार फिर दोबारा कि न केवल भारतीय सेना बल्कि पूरा 130 करोड़ भारतीय देशवासी उनके साथ में हैं। अब बात करते हैं कारगिल की। कारगिल का जो बेसिक क्वेश्चन है कि क्यों हुआ, हमारे प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दोस्ती के बढ़ाए हुए हाथ को पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदतों को दोहराते हुए पीठ में छुरा घोंपने की नीयत से कारगिल की जो ऊंचाइयां थी, नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ती है, उसको इंटरडिक्ट करने के इरादे से उन ऊंचाइयों पर नापाक तरीके से कब्जा किया। अमूमन जब बर्फ पड़ जाती है तो दोनों सेनाएं, ये माना जाता था कि अपने अपने थोड़ा पीछे की एरिया में चले जाती हैं, लेकिन उस साल पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया। 3 मई को जब हमें पता लगा एक चरवाहों की टोली द्वारा, तो हमने उसका जवाब दिया। लेकिन जब मश्को, कारगिल और बटालिक एरिया, इन सभी एरियाओं से जब हमें दिखाई दिया कि इंट्रूजन है, तो पाकिस्तान के इरादों का पता लगा कि वो चाहता है कि सियाचिन को कट ऑफ कर दिया जाए, कश्मीर मसले को इंटरनेशनलाइज करने की नीयत से, और कश्मीर में जो आतंकवादी वो भेजता है उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से ये हरकतें कर रहा है। तुरंत तकरीबन 2 लाख भारतीय सेना को बड़े रैपिड तरीके से मोबिलाइज किया गया। मैं इस युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में था और एक माउंटेन ब्रिगेड का ब्रिगेड मेजर था। ब्रिगेड मेजर पूरी एक ब्रिगेड के ऑपरेशंस का इंचार्ज होता है। तो हमारी ब्रिगेड के जितने भी ऑपरेशंस थे, लाइव ऑपरेशंस, हमने प्लान करके उनको एग्जीक्यूट किया था और पाकिस्तानियों को वहां से भगाया था। लेकिन कर्नल हरि दुबे जी, जिस तरीके से बीबी वत्स साहब बता रहे हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण था, चूंकि वो भी तब जब पहाड़ों पर बर्फ हो और उस दौरान आपको इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना हो, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से
पहले हमें पता नहीं था कि वहाँ फौज पहुँच चुकी थी पाकिस्तान की सेना वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने उस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब हमने जिस तरीके से कर्नल भट्ट साहब बता रहे हैं कि 2 लाख के करीब डिप्लॉयमेंट वहाँ पर हमारी सेना का हुआ था, ये समय कितना था और कितना जल्दी इसको अंजाम देना था भारतीय सेना को, और किस तरीके से उस वक्त की राजनीतिक शिक्षा शक्ति की अगर बात की जाए तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो रही थी? बहुत अच्छा प्रश्न है आदित्य आपका। देखा जाए तो जो ऑपरेशन बद्र पाकिस्तान ने जो प्लान किया हुआ था, इसकी रूपरेखा उसने 10-15 साल पहले ही बना ली थी जब जियाउल हक थे उस समय, मगर वो उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाए थे क्योंकि जिस तरह सियाचिन ग्लेशियर में जो हमने ऑक्यूपेशन करके और काराकोरम हाईवे को हम ओवरलुक करते हैं वहाँ से, कुछ इसी तरह पाकिस्तान ने सोचा था कि कारगिल की हम एंट्री करके और जो हमारा जो लिंक रोड है, जो हमारी लॉजिस्टिक लाइफलाइन है लेह लद्दाख की और चाइना की तरफ जाने वाली, उसको हम जो है ओवरलुक कर सकें। ये उनके मकसद में था। अब रहा सवाल कारगिल युद्ध का, क्योंकि 3 मई को जब उस बकरवाल ने आके सर ने जैसे बताया आगे बताया कि वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी फौजी इंट्रूड हो गए हैं, तो समय बहुत कम था। भारत के लिए ये एक इम्प्रॉम्प्टू ऐसा युद्ध था जो भारत के ऊपर थोपा गया था और प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने और भारतीय सेना ने उस समय जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो एक दूरदर्शिता दिखाई और मौके दिए विड्रॉल के लिए, बातचीत भी चली, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चली, मगर कुछ उसका हल नहीं निकला, तो फिर भारतीय सेना ने पूरे जोर से पूरी ताकत के साथ दुश्मन के ऊपर हमला बोला और 15 दिनों के अंदर हमने दुश्मन के दांतों में चने चबा दिए। लेकिन डॉक्टर बीवी भट्ट साहब, जिस तरीके से दुश्मन ऊपर हो, पहाड़ी के ऊपर हो, हम नीचे थे, हमें नहीं पता था कि ये कंडीशन हमारे सामने आएगी, लेकिन हमने डिप्लॉयमेंट किया और हमने उसको अंजाम भी दिया। ऐसे में जब दुश्मन ऊपर हो और हम अगर नीचे हो, जिससे हमें मुकाबला करना हो, सेना के लिए, फौजी के लिए कितना मुश्किल होता है ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देना, और ख़ासकर तब जब आपकी तैयारी उस वक्त एकदम पहले से नहीं थी, हमारी प्लानिंग नहीं थी उसके पीछे। आज अगर कोई इस तरीके का युद्ध होता है तो हम हो सकता है अपनी तैयारी पूरी करें, जिस तरीके से अभी हम बॉर्डर्स पर देख रहे हैं कि पूरा डिप्लॉयमेंट चल रहा है, लेकिन उस वक्त की कंडीशन अलग थी। ये कितना चुनौतीपूर्ण था? जहाँ तक आदित्य जी सवाल है तैयारी का, हाँ, तो भारतीय सेना या दुनिया की कोई भी अच्छी सेना किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार रहती है। हाँ, अपने वॉर गेम्स के जरिए या दूसरे जो उनके तरीके हैं उसके जरिए, एक्सरसाइजेज वगैरह के जरिए वो उनको करती रहती है कि कंटीजेंसी प्लानिंग जैसे हम कहते हैं कि अगर उस दुश्मन ने ये ऐसा किया तो हम क्या करेंगे। ये सब चलता रहता है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब सवाल आते हैं भारतीय सेना ने किस प्रकार से इन विषम परिस्थितियों में भी, देखिए लड़ाई पाकिस्तान सेना के साथ तो थी, लड़ाई हमें वहाँ की आबो हवा से भी थी, लड़ाई हमें वहाँ की जो पहाड़ियाँ थी जिनके ऊपर में दरख्त नाम की चीज़ नहीं थी, रात को टेम्परेचर -11 से -15 डिग्री होता था और अगर हवा चल जाती थी तो और सोने में सुहागा हो जाता था। तो उन परिस्थितियों में जब दुश्मन ऊपर बैठा हुआ हो तो अमूमन हम अटैक करने के लिए 1:3 की रेशो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हमने 1:10, 1:11 की रेशो से भी अटैक किया, जिसके कारण हो सकता है हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा हो, लेकिन टाइम का जो है हमने सिर्फ 60 दिन के अंदर में ही उन पहाड़ियों को वापस ले लिया। यहाँ मैं बार बार बताता हूँ, हर चैनल में बताता हूँ कि कारगिल युद्ध एक नज़ीर है इतिहास के अंदर में, युद्ध के इतिहास के अंदर में। आज भी बहुत बड़े बड़े कंट्रीज इसको अपने मिलिट्री हिस्ट्री की किताबों में अपने सैनिकों को पढ़ाते हैं। पहली बार इतने हाई एल्टीट्यूड एरिया में 16,000 से लेकर 18,000 फीट तक की ऊंचाई के अंदर में जब युद्ध होता है तो पहली बार हुआ था। हमारे देश की सेना ने, हमारे देश का सैनिक अपने मनोबल पर लड़ता है, अपने देश के लिए लड़ता है, अपनी इज्जत के लिए लड़ता है, अपने समाज के लिए लड़ता है, अपनी कौम के लिए लड़ता है, अपने गांव के लिए लड़ता है। और उसकी जो ट्रेनिंग हम देते हैं वो एक बहुत ही आला दर्जे की ट्रेनिंग है। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं,
तो जरूरत है कि हमें और ज्यादा आधुनिकतम हथियारों की, टेक्नोलॉजी की, न केवल हमारे बॉर्डर्स पर बल्कि वो सारे इलाके जहां जहां हमें अपना प्रभाव रखना है या छोड़ना है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या अन्य कोई इलाका हो, तो उसके लिए हमें अब से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। हमें अपनी डिफेंस पॉलिसी में उसको लाना चाहिए। कर्नल दुबे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है, दुनिया में एक भारतीय सेना को ये माना जाता है कि बहुत प्रोफेशनल सेना, और वाकई है भी। ऐसे में आपने भी शुरुआत में यही कहा कि जिस तरीके से युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया था, और आज भी रक्षा मंत्री को जब हम सुन रहे थे, उन्होंने अटल जी के उस कोट को आज कोट किया था, उस बात को कि जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत युद्ध नहीं चाहता था, भारत उस वक्त भी आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन दुश्मन ने जिस तरीके से हमारी तरफ आंख उठा के देखा तो ऐसे ही उसको करारा जवाब दिया गया। ये स्पिरिट जो होती है, ये स्पिरिट अगर मैं पॉलिटिकल लेवल पे अगर समझने की कोशिश करूं, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिस वक्त उन्होंने ये स्पिरिट दिखाई थी, और आज की अगर बात की जाए तो आज की सरकार भी कुछ यही बात हमारे सामने आज के दिन भी रख रही है और याद कर रही है उन सैनिकों को जिन्होंने शहादत भी दी थी, और ख़ासकर उनको भी जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो शायद आज भी उनके शरीर के कुछ अंग इस लायक नहीं है कि वो ठीक हों, लेकिन तब भी उनको आज नमन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। तो किस तरह की एक पॉलिटिकल विल थी उस वक्त की और आज के दौर में अगर देखें तो? देखिए, पॉलिटिकल विल तो गवर्नेंस पार्टी तो इज द सेम, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसको लीड कर रहे थे वो आज प्रधानमंत्री मोदी लीड कर रहे हैं। सिचुएशन सिर्फ ये बदली है कि अभी हम लोगों के जो वेपन्स हैं, जो वेपन की जो हमने परचेसिंग की है, जो हमारी सेना ने जिन हथियारों को, अभी राइफल हो गया, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गए जिन्होंने गल्फ वॉर में बहुत अच्छा रोल अदा किया, नाइट विजन डिवाइस, रात के समय भी वो अटैक कर सकते हैं, टैंक को मार सकते हैं। तो कुछ जो नए हथियार जो इस समय आए हैं वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन रहा है, पॉलिटिकल विल का डिसीजन रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट का। दूसरा एक है कि जो कश्मीर का मुद्दा जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट जिस तरह से ले रही है, शायद भारतीय सेना का जो एक शौर्य वो दिखाएगा आने वाले समय में कि हम उसको वापस लेकर रहेंगे। वो पूरी ज़मीन हमारी है, हमारे नाम की है, यदि उसके पास हो तो वो रजिस्ट्री दिखा दे, हमारे पास है हम रजिस्ट्री दिखाते हैं कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का है, अभिन्न अंग है और रहेगा। वो तो उसका था ही नहीं कभी, और जिसका नहीं था उसने और चाइना को एक पोर्शन अकासाई चीन का दे दिया। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे भारतीय सेना को, भारत की राजनीतिक पार्टियों को, भारत की गवर्नमेंट को पूरे जोश के साथ अब युद्ध के लिए ही तैयार होना है और हमारी गई हुई जमीन को हमें वापस लेना है। हाँ, बीबी भट्ट साहब, जिस तरीके से कई नाम आते हैं, अगर करगिल युद्ध की बात की जाए तो बत्रा साहब की अगर बात की जाए तो उनका नाम आता है, हालांकि एक पूरी हिल को भी उनके नाम से रख दिया गया है, और इसके अलावा कई ऐसे सैनिक थे हमारे फ़ौज में जो, हालांकि हर एक सैनिक का उसमें एक बड़ा रोल था, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया करीब 2 लाख का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर था। और ऐसे में आज सरकार, रक्षा मंत्री ने भी जिस तरीके से कहा और प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि अगर हम उन वीर सैनिकों को याद नहीं कर सकते, उन वीर सैनिकों को नमन नहीं कर सकते, तो हमारी राष्ट्रीयता पर ही एक तरीके से सवाल है। हम अगर उनको अगर आज सुविधाएं नहीं दे सकते, उनको अगर उनकी रक्षा की बात नहीं कर सकते, तो ये जायज़ नहीं है। ये किस तरीके का आप इसको देखते हैं? मेरे विचार में हर वो सैनिक जो उस समय युद्ध क्षेत्र में था वो कैप्टन बत्रा से कम नहीं था। कुछ अपनी वीरता सामने दिखाकर शहीद हो गए और अपना नाम अमर कर गए। कुछ हो सकता है किन्हीं कारणों से उनका नाम आगे नहीं आ पाया, लेकिन उनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमेशा युद्ध एक टीम स्पिरिट होती है, एक इकट्ठी योजना के साथ लड़ा जाता है। अब बात आती है हमारे देश के सामरिक परिस्थिति के बारे में। मैं थोड़ा सा अलग विचार है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन अब नहीं है, क्योंकि ना पाकिस्तान में वो हिम्मत है, ना पाकिस्तान के अंदर में वो सैन्य क्षमता है, ना पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारा मुकाबला कर सकता है। जिस देश का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ, अपने देश के लिए लोन लेता हुआ घूम रहा हो, वो क्या लड़ेगा? बेनजीर भुट्टो ने कभी कहा था कि हम घास खाएंगे
लेकिन न्यूक्लियर बनाएंगे। आपने न्यूक्लियर बम तो बना लिया तो क्या कर लिया, लेकिन घास खाने के दिन तो आ गए। अब हमें सोचना है चाइना के बारे में, बिकॉज हमारा जो अभी मेन शत्रु, और मैं बड़ी शिद्दत के साथ ये शत्रु वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो चाइना है। बिकॉज चाइना ने धीरे धीरे हमारी उदारवादी नीति का फायदा उठाते हुए अपने विस्तारवाद को बढ़ाया है। वो स्लाइसिंग द सलामी वाली जो टेक्निक है, हमारी जो सोच हमेशा रही कि चाइना को एंटेगनाइज मत करो, वो हमारे से बड़ा है, वो पता नहीं क्या कर देगा, उस सोच को गलवान घाटी ने बदल दिया है। ये सबसे बड़ा जो मैसेज दुनिया की सेनाओं को और दुनिया के दूसरे देशों को, आज चाइना के 16 कंट्रीज के साथ में उसका बॉर्डर लगता है, लेकिन 21 देशों से उसकी दुश्मनी है। 21 देशों के साथ में साउथ कोरिया से वो पानी के ऊपर विवाद कर रहा है। क्यों? मेरी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए मेरे को जो है इकोनॉमिक EEZ के अंदर में ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। इंडोनेशिया से वही EEZ के ऊपर में वो दुश्मनी ले रहा है या विवाद कर रहा है। क्यों? कि पुरखों से हमारे जो मछुआरे हैं वो वहां पर मछली पकड़ते आए थे, इसलिए ये इलाका मेरा है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाइना अपनी नीति को नहीं बदलेगा। हाँ। और चाइना का हमें मुकाबला करने के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सोचना ये है कि डिफेंस पॉलिसी में प्लीज शॉर्ट टर्म पॉलिसी, मिड टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इन तीनों को एक डिफाइन करिए। हो भी सकता है डिफाइन हो, लेकिन मुझे कहीं नहीं नजर आई। और जो हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, हाँ, आत्मनिर्भर भारत हमारी मिड टर्म या लॉन्ग टर्म डिफेंस पॉलिसी में आ सकता है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी के अंदर में ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि प्यास लगे तो हम कुआं खोदें। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने वो कही, नहीं होना चाहिए। हाँ। हमें हर समय हर प्रकार के दुश्मन से तैयार रहने के लिए जरूरत है। आज हमें अपने नेवी को सशक्त करने की जरूरत है। हाँ। ताकि साउथ चाइना सी के अंदर में हम जो दूसरे देश हैं उनके साथ, मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूं। हाँ। और उनको एक बहुत अच्छा लीडर मानता हूं। हाँ। लेकिन काम वत्स आपने बताया कि गलवान का जिक्र अभी हाल ही में किया, हमारे कई सैनिक उसमें शहीद भी हो गए, लेकिन वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो भी हमारे सामने। और जिस तरीके से करगिल के युद्ध में कई सैनिक हमारे शहीद हुए भारतीय सेना के, उसके बावजूद भी इस देश में कई बार आवाज़ें उठती हैं सेना के पराक्रम पर, सेना के पूरी ऑपरेशंस को लेकर कई बार, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के तमाम वो चीज़ें देखी, लेकिन कुछ आवाज़ें, बहुत चुनिंदा चंद आवाज़ें हैं वो जो कई बार सेना के इस पराक्रम पर सवाल उठाती हैं। ऐसे में जो बैटल एरिया होता है, फील्ड एरिया होता है, जहां पर ये युद्ध चल रहा होता है, उस वक्त की जो परिस्थितियां होती हैं, कंडीशंस होती है, मैं तो कहता हूं ना सिर्फ उस वक्त, बल्कि अगर आज के दौर में भी, आज के वक्त भी आप अगर द्रास जाएंगे और द्रास में उन पहाड़ियों के ऊपर देखेंगे तो हमारी चौकियां हैं। कई फौजी सैनिक ऐसे हैं जो 4-4 महीने के लिए ऊपर जाते हैं अपना पूरा सामान लेकर, और 4-4 महीने तक नीचे नहीं आते हैं, और पूरा मौसम एक तरीके से विपरीत होता है पूरी परिस्थितियों में सामने। ऐसे में ये आवाजें क्या सेना के मनोबल को डगमगाती हैं? और जो हमेशा ये कहा जाता है कि सेना का मनोबल बढ़ाने की बात की जाए, कभी गिराने की बात नहीं की जाए, लेकिन क्या सेना वाकई सेना को, से एक फौजी को इन सब बयानों से फर्क पड़ता है? आदित्य, कहते हैं कि इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन। हम कितने भी अच्छे हथियार ले आए, यदि हमारा सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा है तो उस हथियार की क्षमता भी 4 गुना बढ़ जाती है। यदि कुछ आवाजें उठती हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो इसको नासमझी भी कहते हैं, क्योंकि ये देश उनका भी है और ये देश इनका भी है और ये देश हम सबका है। तो जहां तक सैनिक की जहां बात आती है तो उनके मनोबल के ऊपर फर्क की चादर जो हम उड़ाए रखते हैं, उनके जो अधिकारीगण, उनकी जो लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, उससे हम उनका ज्यादा फर्क तो सैनिकों को नहीं पड़ने देते। मगर हिदायत तो यही होनी चाहिए सभी देशवासियों को या सभी उन जिम्मेदार लोगों को कि इस तरह के बयान, इस तरह के पराक्रम के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि भारतीय जो सैनिक है उसकी वीरता का शौर्य तो पूरे विश्व में है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जाता है, तब भी वो वहाँ विदेश दूसरी जमीनों पर लड़ता है, और भारत में तो है ही है, जो हमारे इतने बड़े बड़े दुश्मन हमारे नज़दीक में हैं।
चाइना की सर जैसे बात कर रहे थे, मैं खुद चीनी भाषा विशेषज्ञ रहा हूँ, बैकग्राउंड मेरा चाइनीज लैंग्वेज का रहा होने से मैंने चाइना की हिस्ट्री भी बहुत पढ़ी है जी। तो चाइना की जो बेसिक मिलिट्री का जो एक कल्चर है काम करने का, वो अब वो नहीं रहा जो शायद 62 में उनके पास इनिशियली जब कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें रेज की थी। आज की जो मिलिट्री है चाइना की, वो काफ़ी कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पुलिस समान हो गई है, क्योंकि उनके साथ जो कम्यून है और जो पुलिस का वर्क जो होता है वो बहुत क्लोज निट होता है, पॉलिटिकल कमिश्नर उनके होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि चाइना से अब भारत को कुछ इस तरह की बड़ी चुनौती मिलेगी। उनके पास जो हथियार हैं वो भी वो रूस से लेते हैं, हमारे पास भी जो हथियार हैं वो भी हमारे पास रूस से आए हुए हैं। थोड़ा बहुत वेरियस 19-20 का होगा, मगर हमारा प्रजातांत्रिक सैनिक जो है बहुत बलवान है, बहुत सूरवीर है, बहुत साहसी है। लेकिन वट साहब इसी में कुछ थोड़ा मैं आप बिल्कुल ऐड करिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी एक मैं आपसे उसमें जोड़ना जी, चाहूँगा। जी, जी। जिस तरीके से सर ने एक बात बोली कि हमारा सैनिक और हमारे जो वेपन्स की अगर बात की जाए तो उसमें भी हम कोई कमी नहीं रखते हैं चाइना से, लेकिन साथ में एक चीज़ और निकल कर आती है कि भारतीय सेना जो एक प्रोफेशनल सेना मानी जाती है, उसमें जो लीडर होता है वो हमेशा आगे चल रहा होता है, हमेशा वो लीड कर रहा होता है और बाकी उसके पीछे उसकी जो पूरी पार्टी होती है वो उसके साथ मौजूद रहती है। गलवान में जो हमने देखा, गलवान में जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने हमारे साथ धोखा किया था और हम निहत्थे थे, हमारे पास हथियार नहीं थे उस वक्त वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमने वहाँ पर अपने शौर्य का परिचय दिया, ये बताता है कि एक प्रोफेशनलिज्म क्या होता है सेना के अंदर, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली जो आपने सवाल किया मैं उसी को ले रहा था, भारतीय सेना के मनोबल के बारे में। जब हम लोग कारगिल में युद्ध क्षेत्र में थे तो उस समय कम्युनिकेशन मीन्स इतने ज़्यादा नहीं थे। हाँ, हमें अपने घर से बातचीत करने के लिए सैटेलाइट फोन्स जो है सूटकेस फोन जिसे बोलते थे वो दिए हुए थे और उनसे कभी कभी बात हो जाती थी और अधिकतर वो चाहे मौसम खराब हो या किसी भी और दूसरे कारण से वो बात नहीं हो पाती थी। अब स्काई इन्वेजन के बाद में कम्युनिकेशन मीन्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यस, अगर हमारे देश के सेना की जूनियर लीडरशिप और ऑफिसर और जूनियर लीडरशिप और जवानों का रिलेशंस और तालमेल अगर ठीक ना हो तो डेफिनेटली मनोबल पर असर पड़ सकता है। लेकिन ये मैं आपको बड़े विश्वास से दिला सकता हूं कि हमारे देश का जो जूनियर लीडरशिप यानी कि जेसीओस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं और जो ऑफिसर्स क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा जवानों के साथ में नियमित तौर पर तालमेल बनाकर रखते हैं और उनको सच्चाई के बारे में बताते रहते हैं। तीसरा पॉइंट, 1962 की लड़ाई में भी जो है हमारे देश के कुछ देशवासी चाइनीज सैनिकों को खून देना चाहते थे। ये निहित स्वार्थों के लिए अपने स्वयं हित को देश हित से ऊपर रखने वाले चंद एक सिरफिरे लोग हैं जो खाते हमारे देश की है लेकिन गाते दूसरे देश के बारे में हैं। ये चंद एक फैमिलीज हैं जो हमारे देश को चूस रहे हैं, हमारे देश को उनके जो पुरानी पीढ़ियों द्वारा किए गए कुछ ठीक ठाक कार्यों के कारण आज तक हमारे देश के ऊपर में एक बोझ बने हुए हैं। लेकिन समय जल्दी बदलेगा, बदल रहा है, दुनिया देख रही है और देशवासी इस बात को समझ रहे हैं। कर्नल दुबे, आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में ये भी इस बात का जिक्र किया कि उस वक्त की जो पाकिस्तानी की तत्कालीन सरकार थी उसने अपनी नाकामियों को, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए जो देश के अंदर में जो जिस तरीके से सरकार को लेकर एक पूरा एक द्वंद्व बना हुआ था आम जनता और सरकार के बीच में, कहीं ना कहीं उसको छुपाने के लिए इस युद्ध को थोपा था भारत के ऊपर। ये एक देश क्या वाकई इस हद तक भी जा सकता है कि अगर इस तरह की चीज़ें उसके देश के अंदर अगर आंतरिक कलह मची हुई है तो क्या वो किसी देश पर एक युद्ध भी थोप सकता है? पाकिस्तान से हमारे संबंध जो हैं वो हर वक्त बड़ी उथल पुथल में रहते हैं। हाँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है। उनकी खुद की जो मिलिट्री जो है वो भी, क्योंकि वहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है तो एक पुलिस के रोल में आ चुकी है। अब वो उतने प्रोफेशनल आर्मी भी नहीं रही है। और ये जो बात है कि किस तरह से जो उसकी फ्रेगमेंटेड नेशन है वो, जहाँ बलूच इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, सिंधु देश की जो इंडिपेंडेंस चल रही है, पख्तूनख्वा की जो इंडिपेंडेंस चल रही है, ये सारे के सारे यदि हम इस प्रक्षेप तो देखें तो युद्ध थोपना उनकी एक मजबूरी भी देखा जाए। क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो बात इस तरह से, उनकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि वो
फॉरेन हैंड बताकर जो है उस चीज को अपने आप को संगठित करे बैठे हैं। अदरवाइज अब बस वक्त समय की बात है किस समय पाकिस्तान अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। बट साहब एक बहुत 30 सेकंड का वक्त शायद ऐसा नहीं है। हाँ। उस समय की अगर परिस्थितियां हम देखें तो नवाज शरीफ को तो मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान की जो चीफ है मुशर्रफ साहब क्या कर रहे हैं। हाँ। सो आंतरिक परिस्थितियां इतनी खराब नहीं थी, लेकिन ये मुशर्रफ साहब की जो खुद की अपनी आकांक्षाएं थी उनको पूरा करने के लिए वो बिना पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को उसको अपने साथ मिला लेते हुए उन्होंने कार्रवाई की और बाद में उसको उसके बारे में भुगतना भी पड़ा। तो फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर जाते हैं और पीस डिक्लेरेशन करते हैं। उसके बावजूद भी जो है वो इसलिए है कि देखिए पाकिस्तान आर्मी एक कमर्शियल आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। आप मुझे एक ऐसा उद्योग बता दीजिए, एक ऐसा व्यवसाय बता दीजिए पाकिस्तान आर्मी नहीं करती हो। रियल एस्टेट से लेके मॉल चलाने से लेके रोड बनाने से लेके हर तरह का। तो पाकिस्तान सेना का जो अफसर है वो सैनिक कम और व्यवसायी ज्यादा है। अब ऐसी फौज क्या लड़ेगी? ऐसी फौज क्या लड़ेगी, ये एक सवाल भी पैदा होता है आज के वक्त में। और उस वक्त भी जिस तरीके की परिस्थितियां थीं ये वाकई बताता है कि, और जिस तरीके से कर्नल दुबे साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आज जिस तरीके से भारतीय फौज की गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान की फौज में उस तरीके को वो देखी ही नहीं जा रही हैं। और अपने आप में वो देखा जाए तो वो अनप्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड जिसको हम कहेंगे पाकिस्तानी सेना का, उस वक्त की सरकार का और आज की सरकार का भी पाकिस्तान में वो देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कर्नल डॉक्टर बीबी भट्ट साहब आपका और कर्नल हरी दुबे साहब आपका कि हमारे साथ आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, चूंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है। आप दोनों फौजी हैं और कर्नल बीबी भट्ट साहब तो आप तो बल्कि बता रहे हैं कि वहां करगिल में भी उस वक्त मौजूद थे। तो आप दोनों सैनिकों को बहुत बहुत एक बार फिर से इस विजय दिवस की बधाई। और न सिर्फ आपको बल्कि इस देश के तमाम उन सैनिकों को जो इस देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, न सिर्फ इस वक्त लगे हुए बल्कि आपकी तरह अपनी सेवाएं भी पहले दे चुके हैं और आज भी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमके साथ जुड़ते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका और आप सभी दर्शकों को करगिल विजय दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।